जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री किप्स एमडी कैट केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उन उसमें जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स को शुरू करने वाले हैं और इसके 20 एमसीक्यूज इस वीडियो में और 20 नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज में वो कह रहा है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct about following reaction if iron is not 100% pure। कि फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे जो रिएक्शन दिया गया इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट ये रिएक्शन जो दिया गया ना, ये रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन का। रिएक्शन किसका है? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन की जो रस्टिंग होती है उसका रिएक्शन दिया गया। तो अब कह रहा है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो सवाल आया है वो ये इस सेंस में आया कि फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन वाला। तो इसके बारे में आपकी बुक में जो स्टार्ट वाले पैराग्राफ में उसमें कुछ लाइनें लिखी गई हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा स्लो और कौन सा मॉडरेट। और यहाँ पे भी मैंने लिखी है कि जो फास्ट रिएक्शन है उसकी कैटेगरी में आते हैं दो रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन फास्ट रिएक्शन में आते हैं। और इसके अलावा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल हमारी बुक में दी भी गई है जिसमें वो AgNO3 वगैरह वाली रिएक्शन है, ठीक है, उसको आपने देख लेना है। आगे वो मॉडरेट रिएक्शन की एक एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है और वो है हाइड्रोलिसिस की। कोई भी हाइड्रोलिसिस की अगर रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट या फिर मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और स्लो रिएक्शन की हमारे पास जो बुक में कैटेगरी दी गई है रिएक्शंस की एग्जांपल स्लो रिएक्शन की, वो है पहली तो थी उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरी थी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और तीसरी एक और थी कि हमारे पास जो दीवारों पे पेंट वगैरह लगता है ना, स्टोन, उसका जो मौसम की वजह से ख़राब होना, वो इसकी एक और एग्जांपल थी जिसका इंग्लिश में इस तरह लिखा उसने, केमिकल वेदर ऑफ स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग। तो ये एक एग्जांपल थी जो कि स्लो होता है ना रिएक्शन, ये वाला बिल्डिंग का जो केमिकल वेदर है, मतलब स्टोन वर्क है बिल्डिंग की, वो स्लो ख़राब होता है, तो वो भी एक स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ पे उसने रस्टिंग ऑफ आयरन हमें पूछा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का भी हमने देखा कि ये कौन सा रिएक्शन है? वेरी स्लो प्रोसेस है, मतलब बी इसका आंसर होगा, बी वाली ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी वो यही एमसीक्यूज पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर यूजली स्लो। तो स्लो रिएक्शन कौन से होते हैं? तो स्लो रिएक्शन हमने अभी देखा कि एक तो होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन और दूसरा फिर हमने देखा कि दूसरा हमने देखा था फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। मगर यहाँ पर देखें कौन कौन सा न्यूट्रलाइजेशन, ये तो फास्ट रिएक्शन अभी हमने पढ़ा। एक्सप्लोसिव रिएक्शन ये भी फास्ट है। फोटोकेमिकल और यहाँ पे सी में ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन होते हैं। ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो ही होते हैं यूजली, उनका रेट जो है वो स्लो होता है। तो सी वाली करेक्ट ऑप्शन होगी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए आगे नीचे ऑप्शन में दिया गया कि क्या क्या चाहिए। तो इससे पहले आप लोग ये समझ लें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है, जैसा कि ये यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हमें सी और डी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस केमिकल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट जब हम एक कंटेनर में लेंगे तो इनका रिएक्शन आपस में तभी होगा जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे। ये ए और बी आपस में क्या करेंगे? कोलूजन होगी इनकी, कोलूजन। और ये कोलाइड अब दो तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इनके मॉलिक्यूल्स। तो या तो ये इस तरह से कोलाइड कर सकते हैं कि ए और बी प्रॉपर कोलाइड करें, ओवरलैप हो प्रॉपर इनकी, या फिर इस तरह से कोलाइड कर सकते हैं कि ए और बी की ओवरलैपिंग अच्छे से ना हो, मतलब इनके फंक्शन ग्रुप आपस में अच्छे से ना मिले। तो ये वाली ओवरलैपिंग जो है हम इन्हें कहेंगे ये परफेक्ट ओरिएंटेशन है। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या करेक्ट है? ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन इसकी करेक्ट है कोलिजन की, और इसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन करेक्ट नहीं है। तो पहली तो ये है कि ओरिएंटेशन ठीक होनी चाहिए, ओरिएंटेशन ठीक होगी मतलब इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली तो ये बात है कि ओरिएंटेशन ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, अगर ये हमने जो रिएक्टेंट लिए थे ए और बी, ये वाले ए और बी को अगर सी और डी में कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो ये क्या होगा कि ये रिएक्टेंट यहाँ पे
सी या फिर डी लिख लें, ठीक है, ए रिएक्टेंट और सी या डी प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है सी में, तो इसे कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी का जो बैरियर है, एनर्जी का एक जो है वो पहाड़ है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ से एनर्जी के पहाड़ को क्रॉस करके यहाँ पे जाना पड़ता है प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। तो ये जो एनर्जी का पहाड़ है इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, EA मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो इसे ये वाली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए ताकि ये पहाड़ क्रॉस करके प्रोडक्ट में जाए। तो दो चीज़ें हमारे पास रिएक्शन को होने के लिए चाहिए, एक तो ओरिएंटेशन और दूसरा EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अच्छा, पहली में कह रहा है द वेसल शैल बी ओपन, तो ये नहीं, वेसल ओपन नहीं होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड हैव लेस एनर्जी दैन EA, कि ये जो रिएक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए EA से। तो ये तो नहीं करेक्ट, एनर्जी तो है वो या तो EA जितनी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ से यहाँ तक जा सके, या फिर EA से मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट की। तो पहली तो बात ये हैव बीन लेस वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेटेड, कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो ओरिएंटेटेड मतलब प्रॉपरली, उनकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज़, उनकी ओरिएंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, एन एनर्जी मोर देन और इक्वल टू EA, और जो एनर्जी है वो या तो EA के बराबर होनी चाहिए या इससे मोर देन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सी वाली ऑप्शन ठीक है कि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर और परफेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आगे, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट नॉट कोलाइड विद ईच अदर, ये तो नहीं बात ठीक कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड तो होना ही पड़ेगा अगर रिएक्शन होगा तो हमारे पास सी वाली ऑप्शन ठीक रहेगी। आगे चलते हैं, वो कह रहा है द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10K to 100K। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, और हमारी बुक में लिखा कि अगर आपको 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, मतलब आगे पास अगर 0 केल्विन टेम्परेचर था उससे हमने 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, अगर टेम्परेचर में 10K का डिफरेंस आ गया तो जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा पहले से। तो हमारे पास जो उसने ये आपको लाइन ज़रूर याद रखनी है कि अगर हमारे पास 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, ये MCQs भी आया हुआ है। तो उसने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि हमारे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो कहाँ से 10K से 100K तक इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब हमने जो टेम्परेचर चेंज किया वो 10K से 100K तक टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। मतलब इसको अगर माइनस लें, इनका डिफरेंस ले तो हमारे पास डिफरेंस आता है 90K, मतलब 90K हमारे पास डिफरेंस आ गया टेम्परेचर का। मतलब ये कि हमने 9 बार 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, मतलब 10K पहली बार इंक्रीज़ किया, फिर 10K, इस तरह करते करते हमने 100K टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मतलब 9 बार हमने 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब हमें पता है कि अगर एक बार 10K हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, एक बार 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो फिर 9 बार अगर हमने 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, 2 मतलब डबल को 9 की पावर लिख देंगे, तो 2 मतलब जो डबल होता है उसको उसकी पावर लिख दे कितने बार हम 10K टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास 512 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है, हमारे पास ए ऑप्शन में है 512, ए हमारी ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मतलब रिएक्शन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, दो सब्सटेंस के दरमियान, वो तब भी होता है जब ये सब्सटेंस मतलब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में क्या करें, ये आपस में कोलाइड हो, दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड हो। अगर ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे यहाँ पे, मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे इस तरह, तो ये ज़्यादा आपस में कोलिजन होगी, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फिर बढ़ेगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस के रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो यही कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
बी ऑप्शन इंक्रीज़ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रेट लॉ फ्रॉम द टेबल। उस टेबल में उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, इस टेबल में कह रहा है इसमें से आपने रेट लॉ बनाना है इस टेबल की हेल्प से। तो इस टेबल में अगर आप लोग देखो तो ये कंसंट्रेशन है ए की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है बी की, और यहाँ पे रेट उसने दिया हुआ है, रेट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, रेट की वैल्यू। अब ये देखो वो जब कंसंट्रेशन ए की है 0.1 और बी की भी 0.1 है, तो रेट क्या है 2 × 10⁻⁵, जिसको हम मान लेते हैं कि ये 2 ही है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर हमने ए की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन वो कर दी डबल 0.1 से 0.2 और बी की कंसंट्रेशन हमने सेम रहने दी, अगर ए की डबल कर दी और बी की सेम रहने दी तो फिर रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 से 4 हो गया, डबल हो गया। कब हमने जब ए की वैल्यू क्या की, डबल की। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मिक्स कर देगा, उसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। उसके लिए आपने ये क्वेश्चन को यूज़ करना है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखो रेट उसने हमें पहले टेबल में उसने कहा कि अगर हम रेट हमारे पास डबल हो गया, 2 से 4 हो गया, रेट हमारे पास 2 से 4 हो गया, जब हमने क्या किया है, हमने ये ए वाली की कंसंट्रेशन 2 से मतलब 0.1 से 0.2 की मतलब डबल की। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये रेट हो गया डबल 2 हो गया, मतलब 2 टाइम हो गया, जब हमने ये कंसंट्रेशन क्या की, ए की कंसंट्रेशन ये भी डबल कर दी, तो फिर हमें पता कि ये दोनों बराबर कब होंगे, 2 और 2 बराबर कब होंगे, जब हम n की जगह पे क्या लिखेंगे 1। तो मतलब a के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या आई 1, तो हम क्या लिखेंगे रेट लॉ में हमें फिर a के लिए वैल्यू चाहिए 1, ठीक है। आगे इसी तरह वो कह रहा फिर हमारे पास अगर हम a की वैल्यू को सेम रख लें और फिर b की वैल्यू को डबल कर दें, तो फिर रेट क्या हो रहा है, फिर भी रेट पहले से 2 से 4 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब 2 से फिर 4 हो रहा है। जब हम a की वैल्यू को सेम रख देते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं करते, और b की वैल्यू को फिर डबल कर देते हैं, तो मतलब डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन, b की वैल्यू को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल। तो फिर n की वैल्यू क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, तो n की वैल्यू फिर यहाँ पे भी हम लेंगे 1, तो मतलब b के लिए भी n की वैल्यू आ गई 1 और a के लिए भी n की वैल्यू आ गई 1। तो हम जो रेट लॉ लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, तो रेट लॉ इज़ इक्वल टू होगा k × a × b, और a की वैल्यू हमने अभी a की जो एक्सपोनेंट है n की वैल्यू वो भी 1, b की वैल्यू भी 1 निकाली है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है रेट लॉ इज़ इक्वल टू k × a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। अच्छा अब ये देखो वो लास्ट वाले रो में कहेगा कि अगर हम दोनों की वैल्यू इसकी भी 0.1 से 2 कर दें और इसकी b की भी 0.1 से 2 कर दें, तो फिर जो है वो रेट क्या हो रहा है, 2 से 8 टाइम हो रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है कि 2 से 8 टाइम, मतलब रेट 4 गुना बढ़ रहा है, 2 से 8 हो रहा है, मतलब 4 गुना बढ़ रहा है। कब, जब हम दोनों को डबल कर दें। मतलब ये कि अगर हम ये उसने रेट इक्वेशन हमने लिखी जो हमने फाइंड की थी, रेट इज़ इक्वल टू k × a की वैल्यू भी यही और b की वैल्यू भी 1। अब हमने दोनों को रेट इज़ इक्वल टू k, a की वैल्यू को भी 2a कर दिया मतलब डबल, और b की वैल्यू को भी हमने 2b कर दिया मतलब कि डबल। अब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 4, और a वैसे का वैसे और b वैसे का वैसे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 × k × a × b, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम ज़्यादा हो गया, जो कि यहाँ पर 4 टाइम ही ज़्यादा हुआ था, ये 2 से 8 गया मतलब 4 टाइम ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास जो रेट इक्वेशन फिर बनेगी वो यही बनेगी, रेट इज़ इक्वल टू k × a × b। आगे जो है वो कुछ क्वेश्चन देगा हमारे पास के रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के तरीके वो हमने स्टडी करने हैं, कौन कौन से हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें आइंस मौजूद हों उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है जिसके हम ज़रिए हम निकाल सकते हैं। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये सिर्फ हम इसी तरह नहीं मालूम करते कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कितनी कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट का मतलब नंबर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्टेंट कितना चेंज हो रहा है। हम इस तरह भी मेजर कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है अगर वो रिफ्रैक्टिव, वो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, तो हम देखेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितनी चेंजिंग आ रही है और उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई आयंस है तो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो उसके हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है विच मेथड फॉर रेट डिटर्मिनेशन इज़ यूज़फुल फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन रिएक्शन। तो ये आपकी बुक में सारे मेथड लिखे हुए हैं। वॉल्यूम चेंज के लिए हमारे पास ये मेथड है जिसको हम कहते हैं डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, बी वाली ऑप्शन। इसी तरह वो आपको कहेगा विच मेथड फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिटर्मिनेशन इज़ एप्लीकेबल टू रिएक्शंस इन सॉल्यूशन वेयर देयर आर चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, नहीं रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड। इसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़। तो यहाँ पे ये देखो रेट, अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ इज़ इक्वल टू होता है रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब अगर ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी हमें मिलके सी और डी दे रहे हैं, तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूँगा तो मैं लिखूँगा रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ए और बी की कंसनट्रेशन। तो अब वो कह रहा है कि ये जो के होता है ना, इस के को हम कहते हैं, ये जो के है इस के को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हम ये देखो दोनों की रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो 1 रख दें, दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल टू 1 रख दें, 1 मतलब यूनिटी 1 रख दें, तो फिर जो रेट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के रेट इज़ इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू के ही होगा। ठीक है, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। कब, जब हम ये जो रिएक्टेंट की मतलब जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है वो क्या लेते हैं, इक्वल टू यूनिटी लेते हैं। तो वो यही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़, रिएक्शन की कंसनट्रेशन जब क्या है वो हमने अभी पढ़ा इक्वल टू यूनिटी हो जब। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 11 और इसमें वो पूछ रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट पूछे ना, कहीं यूनिट निकालना पूछें, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है कि के के यूनिट इज़ इक्वल टू होते हैं कंसनट्रेशन की पावर 1 - n और इनटू पर सेकंड। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पे, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे उसने कहा हमें कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की वैल्यू निकालो। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम n की वैल्यू के लेंगे 2। अब ये देखो हम कंसनट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो हम कंसनट्रेशन को ये लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 - n वैसे का वैसे पर सेकंड। तो अगर हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए ये वाली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर वैल्यू निकालें तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू होगी 0, तो k इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन 1 - n, मतलब n की जगह पे हमने 0 लिख दिया 1 - n, ये देखो 1 - n और यहाँ पे हमने n की जगह पे 0 लिख दिया 1 - 0 1। तो कंसनट्रेशन की जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा और यहाँ पे 1 इंटू सेकेंड, तो ये यूनिट हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब
इंटू सेकेंड, और यही यूनिट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। तो मतलब ये एमसीक्यू भी आता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हैं। तो आपको अभी पता चल गया कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हैं। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा था सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निकालो, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम n की वैल्यू ले लेंगे, n की वैल्यू ले लेंगे 2। तो k इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब n-1 पर सेकेंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1-2 n की जगह पे लेंगे तो पर सेकेंड वैसे का वैसे, मोल पर सेंटीमीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1-2 -1 पर सेकेंड। अब देखो -1 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब -1 मोल के साथ, मोल की यहाँ पे जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -1 इंटू 1 तो मोल पर मोल के साथ -1 लगाएंगे। अब ये -1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3 आ गया हमारे पास, मोल डेसीमीटर क्यूब प्लस का 3 और पर सेकंड वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो ये आंसर हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मोल डेसीमीटर प्लस 3 और पर सेकंड हमारे पास डी ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर होगा। अच्छा, अब अगर हम इसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल लें तो आपको आसानी होगी। फर्स्ट ऑर्डर का ज़्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n पर सेकेंड, n की जगह पे लिखेंगे 1 1 - 1 0, और ज़ीरो की किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो होता है 1। तो मतलब s इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू पर सेकेंड, और यहाँ पे 1 इंटू पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड हमारे पास यूनिट होगा k का जब फर्स्ट ऑर्डर होगा रिएक्शन का। आगे चलते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन है क्वेश्चन है वो है द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर कोई रिएक्शन लेते हैं, ये वाला R इज इक्वल टू KAB, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एक है हमारे पास। कैसे सेकेंड ऑर्डर, मतलब A के हवाले से भी 1 ऑर्डर और B के हवाले से भी 1 ऑर्डर, और अगर हमें टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम A और B की जो पावर है उसको हम प्लस कर देते हैं, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास ये। वो कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा कब, ये तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट को एक्सिस में ले लेंगे। और जब हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। मान लो हमने इस ए रिएक्टेंट को एक्सिस में ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये तो फारिग हो गया। और फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इस बी पे डिपेंड करेगा, और बी पे डिपेंड कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हमने बना लिया जब हमने एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लिया। तो ये आपका आंसर था कि जब हम एक रिएक्टेंट को क्या कर लें, एक्सिस में ले लें। तो यहाँ पे देखो, जब हम सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा कब, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ लिमिटिंग, नहीं, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इन लार्ज एक्सिस, तो बी वाली ऑप्शन ठीक है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में होना चाहिए। सी वाली के नन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सिस, ये भी नहीं ठीक। बोथ ऑफ द रिएक्टेंट इन लार्ज, ये भी नहीं ठीक। हमारे पास एक ही रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में होना चाहिए। आगे वाली ऑप्शन है कि हमारे पास हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें CCl4 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका जो है हाफ लाइफ हमारे पास 2.4 है, मतलब 2.4 आवर्स के बाद जो सब्सटेंस है CCl4 वो हाफ हो ही जा रहा है अपनी पहली मिकदार से। आगे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 10 आवर्स, के 10 घंटे बाद जो सब्सटेंस की अमाउंट बचेगी वो कितनी होगी। अगर हमारे पास इनिशियल शुरू में जो सब्सटेंस की वैल्यू थी वो 160 ग्राम थी। तो इस तरह के जो सवाल है आप आसानी से इस तरह कर सकते हो, जिसमें अगर अब देखो वो कह रहा है कि आपका शुरू में 0 सेकेंड मतलब टाइम 0 होगा, 2.5 आवर गुजर गए, मतलब पहली हाफ लाइफ गुजर गई, एक हाफ लाइफ गुजर गई, उसके बाद फिर 5 आवर गुजर गए, मतलब दूसरी हाफ लाइफ भी गुजर गई, फिर इसके बाद 7.5 आवर निकल गया, मतलब तीसरी हाफ लाइफ गुजर गई, उसी तरह 10 आवर्स गुजर गए, 4 हाफ लाइफ गुजर गई। हमारे पास शुरू में क्या था, जब टाइम 0 था, मतलब कोई हाफ लाइफ अभी गुजरी नहीं थी। वो कह रहा है कि इनिशियल हमारे पास सब्सटेंस था 160
ग्राम। जब पहली हाफ लाइफ गुजरी 2.5 आवर हुए तो जो हाफ लाइफ का मतलब है क्या कि सब्सटेंस जो है वो आधा रह जाएगा, 160 से 80 ग्राम रह गया। अब फिर हाफ लाइफ एक गुजरी तो सब्सटेंस फिर 80 से हाफ रह जाएगा, मतलब 40। फिर एक हाफ लाइफ गुजरी, मतलब सब्सटेंस फिर 40 से 20 रह गया। और इस तरह फिर एक हाफ लाइफ गुजरी, 10 आवर तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास सब्सटेंस जो 20 से वो फिर 10 रह गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट 10 आवर पे सब्सटेंस बचा वो कितना है, 10 ग्राम। तो यही उसने पूछा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 आवर्स के बाद हमारे पास जो सब्सटेंस बचा वो कितना है, 10 ग्राम, बी वाली ऑप्शन। तो इस तरह के सवाल आपने कर लेने हैं आगे। ये इस तरह से टेक्निक बहुत अच्छी है जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। जो भी हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन जो होंगे ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि पानी में रिजोल्व करना, और मतलब पानी हमने एक्सिस में ले लिया। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अभी कोई भी अगर हम सब्सटेंस को एक्सिस में ले लेते हैं, एक्सिस में ले लें तो फिर उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो मतलब हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो फिर उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फिर वो होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जेली फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें हमने वैसे तो हमें रिएक्टेंट 2 ही मिल रहे हैं मगर वो रिएक्टेंट एक ही पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सूडो है। तो हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शन होंगे वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन है हमारे पास और इसके लिए रेट ला हमारे पास ये है, रेट इज इक्वल टू KAB, हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। यही हमारे पास उसने इक्वेशन लिखी है कि R इज इक्वल टू है KAB, यही लिखी हुई है, ये देखो R इज इक्वल टू KAB। तो यही इक्वेशन लिखी है, वो कह रहा है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो किसी भी इक्वेशन में रेट ला अगर आपने लिखा हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है ना A और B की, इसके बाहर ये जो एक्सपोनेंट है, मैं कहता हूँ तो A के बाहर एक्सपोनेंट है X और Y के बाहर एक्सपोनेंट है Y। इन एक्सपोनेंट को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है n हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहते हैं। n किसके इक्वल होता है, X प्लस Y। अगर इन X और प्लस Y को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो उसने इक्वेशन दी है उसमें यहाँ पे A के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है और B के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या है 1 1, मतलब X की वैल्यू भी 1 पास 1 और Y की वैल्यू भी 1। इनको अगर प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए क्या आया हमारे पास 2। तो 2 हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। इसी तरह आगे क्वेश्चन है हमारे पास फॉर अ केमिकल रिएक्शन A इज इक्वल टू B द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो हमें उसने रेट ऑफ रिएक्शन दिया कि वो डबल हो रहा है आगे कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। A की अगर हम कंसंट्रेशन 4 टाइम करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। आगे कह रहा है रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये वाला जो सवाल है जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मिक्स कर देता है, ये वाले सवाल के लिए हमारे पास एक ये फार्मूला है जो कि है रिलेशन हमारे पास है जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। और यही हम इस एक्सप्रेशन से ही हम ये वाले सवाल कर लेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें हमें देता है, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 चीज़ें इनमें से देगा, तीसरी आपको फाइंड करने के लिए देगा। तो आप ये वाली फार्मूला लगा के इसको बखूबी कर सकते हैं। अब देखो ये वाला फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है कि वो हमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है डबल हो रहा है, मतलब हमने रेट की जगह पे लिख दिया 2, मतलब ये डबल हो रहा है, रेट की जगह पे 2 लिख दिया। कब हो रहा है, वो कह रहा है कि जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो A की कितनी है 4 टाइम्स, मतलब ये अगर हमने कंसंट्रेशन जो है वो कितनी ले ली 4 टाइम्स ले ली तो रेट डबल हो रहा है। अब हमें पता है कि इस 2 को और इस 4 को बराबर हमने करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, n की वैल्यू हमें 1/2 लिखनी पड़ेगी। मतलब ये है कि अगर हम ये 4 का हाफ लें तो फिर जाके वो 2 होगा।
तो मतलब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 1/2 और n ही को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, वही बात। इफ़ डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर हमने कंसनट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 हो रहा है। उसी तरह अगर हमने ट्रिपल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 हो रहा है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसनट्रेशन इनटू 1। अगर हमने वो कह रहा है कि रेट कंसनट्रेशन डबल कर दी तो रेट हमारे पास क्या हो रहा है, रेट हमारे पास हो रहा है 4 टाइम्स। तो मतलब अगर हमें 2 को 4 को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2। इसका मतलब ये है कि हमने n इस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो एक तो उसने ये कहा था कि अगर हम डबल करें रेट ऑफ रिएक्शन को, कंसनट्रेशन को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 हो रहा है। दूसरी उसने यही कहा था कि अगर हम ये रेट को कंसनट्रेशन को अगर ट्रिपल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 हो रहा है। तो कब होगा रेट ऑफ रिएक्शन 3 और 9 बराबर कब होंगे, जब हम 3 की पावर 2 ले लेंगे, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हमारे पास फिर रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से हमने निकाल लिया 2, और यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही आ रहा है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें भी 2 ही होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बी वाला 2। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ये भी वही सवाल है, व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इंक्रीज बाय 8, कंसनट्रेशन को हमने 8 कर दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय 2। कंसनट्रेशन को हमने जब 8 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2। यहाँ पे देखो, जब आपने ये कंसनट्रेशन को क्या कर दिया 8, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 हो रहा है। तो मतलब ये कि ये 8 और 2 कब बराबर होंगे, जब n की वैल्यू हम क्या लेंगे 1/3। मतलब 8 का हमने क्या लेना है, तीसरा पार्ट। 8 का अगर दूसरा पार्ट लें तो वो होता है 4, और तीसरा लें तो 2। मतलब 8 2 के बराबर होगा जब हम n की वैल्यू क्या लेंगे 1/3। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1/3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो यही कह रहा है, द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन, कि ये हमारे पास रेट लॉ किसी रिएक्शन का, अगर हम डबल करें कंसनट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की ए और बी की तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने बार बनेगा। तो ये देखो, ये हमने रेट लॉ उसने जो दिया था वो ले लिया, ये हमने रेट लॉ ले लिया। अब वो कह रहा है कि दोनों रिएक्टेंट ए को भी और बी को भी डबल करना है, तो हमने ए को भी 2a कर दिया और बी को भी 2a कर दिया, ठीक है। अब ए का जो ये 2 था इसकी पावर 2 थी, मतलब 2 × 2 4 a का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, मतलब 2 ही आ गया। अब ये 2 और ये 4 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 2 4 द 8 k × a का स्क्वायर b, 8 ये आ गया, और k a का स्क्वायर और b ये वैसे का वैसे रह गया, a का स्क्वायर और b। अब हमारे पास पहला जो नया रेट आया हमारे पास रेट, वो अब ये पूरे की जगह पे k × a की पावर × a का स्क्वायर × b जो हमने पीछे लिया था, ये इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, रेट। अब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वही रेट, और जो नया रेट आया वो 8 टाइम है पहले वाले रेट से। तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा कितने टाइम, 8 टाइम, मतलब सी ऑप्शन हमारी होगी ठीक। लास्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन a+b, एक रिएक्शन है जिसमें a+b हमें दे रहे हैं c+d, कह रहे हैं डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, अगर हम दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को डबल करें तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम हो रहा है, और अगर हम सिर्फ डबल करें कंसनट्रेशन सिर्फ b की तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो रहा है। तो रेट ला हमने इसके बारे में लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं रेट इज़ इक्वल टू k × a b। अब ये रेट अभी पूरा नहीं है, हमें इसके ऊपर ये पावर्स लगानी है, मतलब x और y की पावर लगानी है, वो अभी हम लगाते हैं सोल्व करके। मगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, तो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है, a और b, हमने वो लिख लिए a और b। अब उसने पहली स्टेटमेंट में कहा था
कि हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट में सॉरी कि अगर हम डबल करें डबल करें बी को तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रहा है। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे लें रेट वही फार्मूला रेट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन बी की अगर हमने कंसनट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो रहा है। मतलब एन की वैल्यू फिर क्या आई 1, 2 और 2 बराबर होंगे जब हम एन की वैल्यू को लेंगे 1, तो मतलब एन के लिए हमारे पास बी के लिए हमारे पास एन की वैल्यू आई 1, इसके लिए हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ए की निकालते हैं। अब ए के लिए उसने कहा कि हमारे पास जब दोनों रिएक्टेंट को डबल करें, ए को भी यहाँ पे देखो बोथ रिएक्टेंट को अगर हम डबल करें तो 8 हमारे पास 8 हो जाती है इसकी वैल्यू। मतलब ये देखो R इज इक्वल टू के 2A का स्क्वायर, ए को भी हमने डबल कर दिया, बी को भी डबल कर दिया। तो अब हमें पता है कि बी को डबल करने से जो हमने पीछे देखा यहाँ पे बी को डबल करने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, डबल। ठीक है, तो वो तो हमने लिख दिया कि बी को डबल करने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही हो रहा है। और अब उसने कहा था कि जो अगर दोनों को डबल करेंगे तो रेट जो है वो 8 टाइम हो रहा है, हमने रेट 8 टाइम लिख लिया। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे मैं 4 ना लिखूँ तो अगर हमें ये 2 को और 8 को बराबर करना है तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा ताकि ये 4 इंटू 2 8 हो जाए। तो ये मतलब ए के लिए हमारे पास 4 आ गया। ये 4 कैसे आया होगा, ये 2 की पावर 2 हम लेंगे तो फिर 4 आएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर हमारे पास 4 आएगा। तो मतलब ए के लिए जो एन की पावर है वो कितनी आ गई, 2 आ गई हमारे पास। मतलब ए के लिहाज से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 2। तो हम ए के ऊपर लिखेंगे 2 और बी के ऊपर 1। तो ये हमारे पास रेट ला होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1। बी की पावर तो 1 आनी चाहिए, तो ये ए वाली ऑप्शन नहीं होगी, बी वाली भी नहीं हो, सी वाली भी नहीं होनी, और बी वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें ए की पावर 2 आनी चाहिए। तो यही से 20 MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और इसको मज़ीद फैलाएं अगर आपको पसंद आई तो। शुक्रिया।